तो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। माय नेम इज आकाश चोपड़ा एंड आज हम करने वाले एथिक्स का पार्ट वन। आई नो बहुत ही ज़्यादा लंबा ब्रेक हो गया है, बट मेरी एक बार क्या है, मेरा सारा मैंने वन टाइम पूरा पढ़ लिया है अपना लेवल टू का। एंड अब क्या कर रहे हैं, रेगुलरली मैं क्या करूँगा, रिविजन जो है करूँगा, तो साथ साथ में मैं वीडियोज भी जो है अपलोड करता रहूँगा। तो आज हम करने वाले हैं एथिक्स से चालू। एथिक्स आई नो सबसे ज़्यादा वेटेज कहीं ना कहीं क्लेम करता है अपने एग्जाम्स में। एंड उसको सही पढ़ने का तरीका मुझे ऐसा लगता है, जो मैंने लेवल 1 में गलती करी थी, वाज़ कि मुझे ऐसा लगा मैंने शायद ट्रेज़र से पढ़ लिया एंड मैंने सिर्फ़ क्वेश्चन्स कर लिए थे पोर्टल से, जो कि मुझे लगा कहीं न कहीं कुछ न कुछ कमी रह गई है। तो अब की बार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पूरा अराउंड ये कितने पेज का पीडीएफ है आई गेस, बताता हूँ आपको। ओके, तो आप यहाँ देख रहे सकते होंगे 272 पेजेज़ का ये पीडीएफ है। तो ऐसा करेंगे, रोज़ 30-30 पेजेज़ के आस-पास करेंगे तो 9 डेज़ में तो 9 पार्ट बन जाएँगे हमारे इसमें, और हम इसके अंदर पूरा जो है वो कवर कर सकेंगे। और तो बाकी कुछ भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसमें एक ये फ़ायदा पड़ेगा कि हम जो है एक एथिक्स को एक अच्छी तरीके से पढ़ पाएँगे, ज़्यादा बेटर एग्ज़ाम्पल्स जो है कवर कर पाएँगे, और शायद कहीं न कहीं हमारे एग्ज़ाम से मार्क्स भी जो है वो अच्छे आ सकें। सो लाइक मैंने अपने कुछ न कुछ इसके अंदर नोट्स बना रखे हैं जो मैंने पढ़ा है, और उसी को क्या करते हैं, हम कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहला जो लर्निंग मॉड्यूल है वो है कोड ऑफ एथिक्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट। ठीक है? तो सबसे ज़्यादा मैंने जहाँ भी इसमें को लग रहा है मैंने मार्क कर रखा है। हमें ये पता है ना कि मेरे पास 7 डिफरेंट स्टैंडर्ड्स होते हैं। प्रोफेशनलिज्म हो गया, एंड जो भी सारी चीज़ें आती है आगे, वो हम एक-एक साथ स्टैंडर्ड जो है वो कवर करते रहेंगे। ओके, तो डायरेक्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पर आता है, ठीक है? तो सीएफए इंस्टीट्यूट कोड ऑफ एथिक्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट, ठीक है? तो हमें ये पता है कि हमारे पास कितने कोड ऑफ एथिक्स होते हैं, हमारे पास 6 कोड ऑफ एथिक्स होते हैं। अब देखो इसको कभी-कभी ना डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि व्हाट आर द कोड ऑफ एथिक्स, ऐसा हो सकता है कि अगर पूछ ले, तो उसमें क्या कर सकते हैं, हो सकता है कि पूछने का तरीका ऐसा है, प्रैक्टिस एंड एनकरेज अदर्स टू प्रैक्टिस इन प्रोफेशनलिज्म, सिर्फ इतना दे दे। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है एंड एथिकल मैनर के साथ भी एक ऑप्शन दे दे। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, सारे जो कोड ऑफ एथिक्स है इसको भी कहीं न कहीं हमें बाय हार्ट जो है याद करने पड़ेंगे। ओके? तो सबसे पहले इसको याद करने का सिंपल तरीका है, कोड ऑफ एथिक्स में ना यू मस्ट हैव हर्ड उपमा क्या होता है, राइट? लाइक इंडियन ब्रेकफास्ट में बहुत सारे लोग जो है वो खाते हैं। तो इसमें हमें उपमा से याद करना है, ठीक है? तो सबसे पहले उपमा में यू किससे होगा? यू होगा यूज़ रीज़नेबल केयर एंड एक्सरसाइज इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल जजमेंट when conducting investment analysis, making investment recommendations, taking investment actions and engaging in the professional activities। तो हमें क्या करना है, एक रीज़नेबल केयर देना है, और जो भी हमारा जजमेंट दे रहे हैं, जो भी हमारी एनालिसिस कर रहे हैं, तो जो भी हमारा रिकमेंडेशंस दे रहे हैं, रिकमेंडेशंस बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी इन्वेस्टमेंट एक्शंस जो है हम ले रहे हैं, तो हमारा जजमेंट होना चाहिए। हमारा इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल जजमेंट होना चाहिए, बाकी किसी का नहीं होना चाहिए। सो आई होप दिस इज़ क्लियर। यू से उपमा का यू से हमारा यूज़ रीज़नेबल केयर हो गया। नेक्स्ट आता है पी से, तो आता है प्लेस द इंटीग्रिटी ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रोफेशन एंड द इंटरेस्ट ऑफ द क्लाइंट्स ओन अबव देयर ओन पर्सनल इंटरेस्ट। तो हमारे इंटरेस्ट के पहले, सबसे पहले इंटीग्रिटी ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रोफेशन, और फिर इन्वेस्टमेंट ऑफ द और द इंटरेस्ट ऑफ द क्लाइंट्स, ठीक है? फिर थर्ड आता है हमारा एक और सी से, दैट इज प्रैक्टिस एंड एनकरेज अदर्स टू प्रैक्टिस इन अ प्रोफेशनल एंड द एथिकल मैनर दैट विल रिफ्लेक्ट क्रेडिट ऑफ देमसेल्व्स एंड द प्रोफेशन। ठीक है? तो हम तो प्रैक्टिस कर ही रहे हैं, दूसरों को भी एनकरेज करना है प्रैक्टिस करने के लिए इन अ प्रोफेशनल एंड द एथिकल मैनर, ठीक है? अब थर्ड पी क्या आता है, प्रमोट द इंटीग्रिटी एंड द वायबिलिटी ऑफ द ग्लोबल कैपिटल मार्केट्स फॉर द अल्टीमेट बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी। तो बहुत सारे लोगों को इंटीग्रिटी का मतलब ही नहीं पता होता है। तो इंटीग्रिटी मीन्स ऑनेस्टी और हैविंग स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल्स, ठीक है? सो हमें क्या करना है, हमें इंटीग्रिटी एंड वैलिडिटी किस मतलब प्रमोट करनी, ग्लोबल कैपिटल मार्केट्स, कहीं ना कहीं में इन्वेस्टमेंट थोड़े ज्यादा लेके आना, या बुरा कुछ नहीं बताना, हमें एक ऑनेस्टी से और एक हाई मोरल से हमें क्या करना है, इसकी इंटीग्रिटी को या मतलब इसकी वैलिडिटी को हमें क्या करना है, प्रमोट करना है, ताकि पूरी बेनिफिट हो सके सोसाइटी का। ठीक है? फिर आता है यू हो गया, पी हो गया, पी हो गया, पी हो गया। अब आता है एम। एम से आता है मेंटेन एंड इम्प्रूव, sorry, I hope दिख रहा हूँ। Yes, maintain and improve their professional competence and strive to maintain and improve the competence of other investment professionals। लाइक इसके अंदर क्या हो सकता है कि कुछ भी वेबिनार्स हो रहे हैं, सेमिनार्स हो रहे हैं, तो हमें करना है उसको अटेंड करना है, ताकि हमारी जो नॉलेज है वो कहीं न कहीं अच्छी मेंटेन हो सके,
और हम जो हमारा प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस है वो उसको हम मेंटेन कर रहे हैं, और हमें दूसरों को भी एनकरेज करना है कि आप भी ऐसे कहीं ना कहीं अपना प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस जो है वो अच्छा करिए। ठीक है, यू डबल ट्रिपल पी एम हो गया, अब आता है ए पे। अब देखो, एक्ट विद इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी में हमें पता ही है ऑनेस्टी के हिसाब से हमें करना है। कॉम्पिटेंस, डिलिजेंस, रिस्पेक्ट एंड इन एन एथिकल मैनर, ये सारी चीजें किसमें होनी चाहिए? एथिकल मैनर होनी चाहिए विद द पब्लिक, क्लाइंट्स, प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स, एम्प्लॉयर्स, कलीग्स इन द इन्वेस्टमेंट प्रोफेशन एंड अदर पार्टिसिपेंट्स इन द ग्लोबल कैपिटल मार्केट्स। ठीक है, तो आई होप ये सारे कोड ऑफ एथिक्स जो 6 हमारे कोड ऑफ एथिक्स है वो क्लियर हो गए होंगे। एक बार क्विक हम इसको रिवाइज करेंगे। यू से क्या हो गया हमारा? यूज रीजनेबल केयर, ठीक है, इसमें एंड एक्सरसाइज प्रोफेशनल जजमेंट। पी से आ गया प्रमोट द इंटीग्रिटी एंड द लायबिलिटी ऑफ द कैपिटल मार्केट। एक और पी से क्या आ गया? प्लेस द इंटीग्रिटी ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रोफेशन एंड द क्लाइंट्स अबव अवर पर्सनल इंटरेस्ट। फिर एक और पी से क्या आ गया? प्रैक्टिस करेंगे और एनकरेज करेंगे दूसरों को भी प्रैक्टिस करने के लिए इन द प्रोफेशनल एंड द एथिकल मैनर। एम से आ गया मेंटेन करेंगे और इम्प्रूव करेंगे प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, और दूसरे को भी एनकरेज करने का बोलेंगे, मतलब एनकरेज करेंगे कि अपना प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस जो है वो बढ़ाओ। ठीक है, फिर ए से आगे हमारा हमें एक्ट करना है इंटीग्रिटी में, कॉम्पिटेंस में, डिलीजेंस में, किस किस के साथ? हमारे कलीग्स के साथ, हमारे पब्लिक के साथ, क्लाइंट्स के साथ, प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स के साथ इन द इन्वेस्टमेंट प्रोफेशन। तो आई होप दिस इज क्लियर। फिर आता है नेक्स्ट पेज नंबर 37। मेरा पीडीएफ को पेज नंबर 37 होगा। ये क्वेश्चन एक बार आप देख लेना, मैं क्वेश्चंस पे भी फोकस नहीं कर रहा हूँ, या कर लिया जाए, देख लेते हैं चलो। ये इसको आखिरी में कर लेंगे, क्वेश्चन आखिरी में कर लेंगे, एक बार सारी रीडिंग हो जाए, फिर उसके बाद अपन आते हैं। ठीक है, फिर लर्निंग मॉड्यूल 2 विच इज हमारे स्टैंडर्ड जो है वो चालू हो जाते हैं। ठीक है, तो अब स्टैंडर्ड में भी एक सेकंड, प्रोफेशनलिज्म, चलो ठीक है, सबसे पहला जो स्टैंडर्ड है वो हमारा आता है प्रोफेशनलिज्म पे। ठीक है, और अब इसके अंदर कुछ और सब स्टैंडर्ड जो हो सकते हैं वो बोल सकते हैं, स्टैंडर्ड 1 ए, स्टैंडर्ड 1 बी, स्टैंडर्ड 1 सी, डी एंड ई के तरह। उसमें हमें याद करना है किमची। आई डोंट नो किसी को पता हो या नहीं पता हो। हम्म, अब देखो, तो समझे में ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है, आपको यहाँ दिख रहा होगा ना साइड में ये वाला चीज, देखो ये किमची, ये सब रामेन होता है, लाइक कोरियन या फिर कोई सी शायद डिश डिश होती है ऐसी। तो इसके तरीके से क्या आप क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो इसको। लाइक मैं जस्ट एक तरीका बता सकता हूँ कि यार इसको ऐसे ऐसे याद करा जा सकता है, रेस्ट आपको जो सही लगे वो कर सकते हो। मैं इसको ऐसे याद रखने वाला हूँ। स्टैंडर्ड 1 है प्रोफेशन, उसके अंदर सब स्टैंडर्ड्स क्या है हमारे? किमची है। के से हमारा क्या आ गया? नॉलेज ऑफ द लॉ। फिर जैसे जैसे हमारे आते जाएंगे लाइक इंडिपेंडेंस एंड ऑब्जेक्टिविटी एंड जो भी आने वाले उसको हम क्या करेंगे? पढ़ते जाएंगे। सबसे पहला आता है हमारा के से, के से आता है नॉलेज ऑफ द लॉ। ठीक है, तो मेंबर्स एंड कैंडिडेट्स शुड कंप्लाई विद ऑल एप्लीकेबल लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ एनी गवर्नमेंट, रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, लाइसेंसिंग एजेंसीज और प्रोफेशनल एसोसिएशन। ठीक है, तो इन सब में हमें क्या करना है? सारे कंप्लाई करना है इन चीजों के साथ। फिर इन द इवेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है हमारे लॉज एंड रेगुलेशंस के बीच में, तो हम क्या करेंगे? वी मस्ट कंप्लाई विद द मोर स्ट्रिक्ट लॉ। जो भी स्ट्रिक्ट लॉ होगा उसको हम फॉलो करेंगे, जो भी मोर स्ट्रिक्ट लॉ, रूल और रेगुलेशन जो होगी उसको हम फॉलो करेंगे। एंड मस्ट नॉट नोइंगली पार्टिसिपेट और असिस्ट इन एंड मस्ट डिसोशिएट फ्रॉम एनी वायलेशन ऑफ सच लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशन। हमें जानबूझकर उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना है जिसमें हमें लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं वायलेट हो सकता है। तो हमें क्या करना है? जानबूझकर, हमें पता है कि वायलेशन चल रहा है तो हमें उसमें जानबूझकर पार्टिसिपेट नहीं करना है। किसी को असिस्ट नहीं करना है, मतलब उसको बताना नहीं है, ठीक है, कि ऐसे ऐसे हो सकता है। या फिर अगर हमें कर हो गए हों उसके अंदर और हमें बाद में पता चला हो, ठीक है, तो हमें क्या करना है? उससे डिसोसिएट कर देना है फ्रॉम एनी वायलेशंस ऑफ सच लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर। फिर आता है मेंबर्स एंड कैंडिडेट्स मस्ट अंडरस्टैंड द एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशंस of the countries and the jurisdictions where they engage in the professional activities। अब समझ लो मैं तो इंडिया में रहने वाला हूँ, ठीक है, पर हो सकता है कि आगे जाके कहीं फॉरेन कंट्री में मेरी जॉब लगे, तो मुझे उस कंट्री की
रूल्स रेगुलेशंस सब पता होने चाहिए। यार मैं उस कंट्री में काम कर रहा हूँ, तो मुझे पता होना चाहिए ना कि उस कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है। मैं ऐसा कुछ बहाना नहीं दे सकता कि मेरे को तो पता ही नहीं था, ऐसा भी होता है, ऐसा कुछ। पर ये सारी चीज़ें अलाउड नहीं रहती है। हम वहाँ उस कंट्री में जा रहे हैं, तो हमें उस कंट्री के एप्लीकेबल लॉज़ एंड रेगुलेशंस हमें पता होना चाहिए। So these may include trading of securities or other financial instruments, providing investment advice, conducting research or performing other investment services. तो इन सब चीजों पे जो भी है सब अप्लाई होगा। And on the basis of the reasonable and the good faith understanding, we must comply with the laws and regulations that directly govern their professional activities and resulting outcomes and that protect the interest of the clients. So कुल मिला के क्या करना है, इंटरेस्ट ऑफ द क्लाइंट को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। मैं कहीं बहुत सारी जगह बोलूँगा वी, तो वी में आप समझ जाना, वी मतलब मेंबर्स एंड कैंडिडेट्स। मैं बार-बार इतना बड़ा नहीं बोलना चाहता, मैं डायरेक्ट बोलूँगा वी मस्ट कंप्लाई विद द लॉज़ एंड रेगुलेशंस। So I hope this is clear. So we are not required to have the detailed knowledge or experts on all the laws that could potentially govern the activities. ठीक है? तो हो सकता है कि यार मुझे सारे लॉज़ नहीं पता है। मुझे कुछ जो इम्पोर्टेंट लॉज़ जो हैं रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट्स, वो सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए, मुझे पता होनी चाहिए। ठीक है? During times of changing regulations, members and candidates, we must remain vigilant in maintaining their knowledge of their requirement for their professional activities. अब कुछ हो सकता है कि कुछ रेगुलेशंस चेंज हो रहे हैं, तो उसमें क्या करना है, हमें बहुत ही ज़्यादा विजिलेंट रहना है, चौकन्ना रहना है, अलर्ट रहना है। ठीक है? तो कुछ भी चेंज हो सके, कुछ हो रहा हो इन द प्रोफेशनल एक्टिविटीज़, तो उसके अंदर में क्या करना है, विजिलेंट रहना है। फिर आता है रिलेशनशिप बिटवीन द कोड एंड स्टैंडर्ड्स एंड एप्लीकेबल लॉज। किसी को पढ़ना है तो ये वाला चीज़ भी पढ़ सकता है, पर मुझे जो इम्पोर्टेंट लगी पर्सनली, मैंने उसको क्या कर रखा है, हाइलाइट कर रखा है। तो यू कैन डिसाइड अपॉन दैट। ठीक है? When applicable law and code and standards require different conduct, members and candidates must follow the more strict of the applicable law और the code and standards। तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं कोड एंड स्टैंडर्ड्स ज्यादा स्ट्रिक्ट हो, या हो सकता है कि उसका एप्लीकेबल लॉ जहां पर वो रह रहा है वो ज्यादा स्ट्रिक्ट हो। तो मैं कुल मिला के वही फॉलो करना है जहां पर ज्यादा स्ट्रिक्टनेस हो। एप्लीकेबल लॉ इज द लॉ दैट गवर्न्स द मेंबर्स और द कैंडिडेट्स कंडक्ट। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, इसमें से ना बहुत सारे एक एक आने वाला है एग्जाम्पल, ये वाला इसके अंदर, तो ना इसमें सारा अपना कवर हो जाएगा कि सारे जो केसेस है ना वो सारी चीजें इसके अंदर कवर हो जाएगी। मैं कहाँ पे था, एप्लीकेबल लॉ, यस यहाँ पे एप्लीकेबल लॉ और रेगुलेशन may not require members and candidates to disclose the referral fees received from or paid to others from the recommendations of the investment procedures or the services, because the code and standards impose this obligation. However, members and candidates must disclose the existence of these fees. तो अगर एग्जिस्ट करती है कुछ रेफरल फीस, तो मैं बताना रहेगा कि ये एग्जिस्ट करती है, पर कितनी रिसीव हुई एग्जैक्ट अमाउंट ये बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है? We must adhere to the following principles. Members and candidates must comply with the applicable laws and regulations related to the professional activities. ठीक है? Members and candidates must not engage in any conduct that constitutes a violation of the code and standards, even though it may otherwise be legal. हो सकता है, समझो मैं काम कर रहा हूँ कोई XYZ कंट्री में, वहां पर इनसाइडर ट्रेडिंग जो है वो अलाउ है। ठीक है? पर कोड एंड जो हमारा वो है, कोड एंड स्टैंडर्ड्स है, वहां पर तो इनसाइडर ट्रेडिंग बंद, मतलब वॉयलेट की जाती है, राइट? तो मैं, ऐसा नहीं है कि मुझे उस कंट्री में अलाउ है तो मैं इनसाइडर ट्रेडिंग करने लग जाऊंगा। ठीक है? वहां लीगल है तो मैं करने लग जाऊंगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, राइट? फिर इन द एब्सेंस ऑफ एनी एप्लीकेबल लॉ और रेगुलेशन, कोई लॉ या रेगुलेशन नहीं है, मैं किसको फॉलो करूंगा, कोड एंड स्टैंडर्ड को फॉलो करूंगा, बिकॉज दे इम्पोज अ हायर डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी देन द एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशंस, एंड मेंबर्स एंड कैंडिडेट मस्ट अडेयर टू द कोड एंड स्टैंडर्ड्स। ठीक है? आई होप इसको आप 2x से ज्यादा नहीं देख रहे हो। आई गेस 1.5x या 1.25x इज बेस्ट फिटेड, वरना क्या एग्जांपल्स कुछ भी आप बोलूंगा तो बहुत ज्यादा हवा में चल जाएगा, राइट? CFA members and institutes are obligated to abide by the CFA Institute articles of incorporation, bylaws, code of ethics, standards of professional conduct, rules of procedures, membership agreement, and other applicable laws। ठीक है? तो हमें ये सारी चीजें के इसमें क्या है, मतलब we should abide by these laws। CFA candidates who are not members must also abide by these documents except for membership agreement, as well as rules and regulations related to the administration of the CFA exam and the
कैंडिडेट रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट एंड द कैंडिडेट प्लेज। ठीक है, तो सीएफए कैंडिडेट्स, हम अभी मेंबर्स तो है नहीं, अभी चार्टर होल्डर तो बने नहीं है, तो सीएफए कैंडिडेट्स को भी क्या करना है, इन सारी चीजों को फॉलो करना है। आप रजिस्टर हो गए हो सीएफए लेवल 2 के लिए, लेवल 3 के लिए, किसी भी लेवल के लिए, ठीक है, तो आप एक तरह से उसके कैंडिडेट हो, तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। पार्टिसिपेशन इन और एसोसिएशन विथ वायलेशन बाय अदर्स। ठीक है, स्टैंडर्ड 1 ए क्या है, प्रोफेशनलिज्म के अंदर, किमची के अंदर के, नॉलेज ऑफ द लॉ। ठीक है, तो याद रखना ना, स्टैंडर्ड 1 ए applies when members and candidates know or should know that their conduct may contribute to a violation of the applicable laws, rules or regulations or the code and standards. If a member or a candidate has a reasonable ground to believe that imminent or ongoing client or the employer activities are illegal or unethical, the member or a candidate must dissociate or separate from the activity. In extreme cases, the dissociation may require a member or a candidate to leave his or her employment. तो देखो, हमें पता चल गया कि ये जो काम कर रहा है वो गलत कर रहा है, तो हमें क्या करना है, डिसोसिएट हो जाना है उस जॉब से, सेपरेट हो जाना है उस एक्टिविटी से, जॉब से नहीं, पहले डिसोसिएट करना फ्रॉम दैट वर्क। पर फिर भी अगर एक्सट्रीम कोई कंडीशन आ गई, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें हमारी एम्प्लॉयमेंट जो है, हम जहाँ पे काम कर रहे हैं उससे क्या करना पड़ेगा, लीव करना पड़ेगा, उसको छोड़ना पड़ेगा। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। So following intermediate steps to disclose or dissociate from the ethical violations of others. तो फर्स्ट अटेम्प्ट क्या होना चाहिए, टू स्टॉप द बिहेवियर बाय ब्रिंगिंग इट टू द अटेंशन ऑफ द एम्प्लॉयर। कुछ गलत काम हो रहा है तो हमें क्या करेंगे, कंप्लेन करना है टू द एम्प्लॉयर थ्रू अ सुपरवाइजर। तुम्हारा कोई ना कोई सुपरवाइजर होगा, तो उसे कंप्लेन करना है कि यार ये चीज जो है वो गलत हो रही है। अगर फिर भी कुछ ध्यान नहीं दे रहे हो, ये चीज जो अटेम्प्ट है वो अनसक्सेसफुल हो गई, तो मैं क्या करना है, डिसोसिएट करना फ्रॉम द एक्टिविटी। अगर फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, सो इट में इंक्लूड रिमूविंग वंस नेम फ्रॉम द, ठीक है, तो हमें क्या करना है, आगे ले जाके जॉब जो है या फिर उसको एम्प्लॉयमेंट जो है छोड़नी पड़ेगी। इसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं, इट में इंक्लूड रिमूविंग वंस नेम फ्रॉम द रिटर्न रिपोर्ट्स और रिकमेंडेशंस, आस्किंग फ्रॉम अ डिफरेंट असाइनमेंट और refusing to accept a new client or continue to advise a current client. Inaction combined with continuing association with those involved in illegal or unethical conduct may be construed as a participation or assistance in the illegal or the ethical conduct. और समझ लो, आपने आपकी रिपोर्ट में, आपको तो अलग होना था, ठीक है, पर फिर भी आपने बोला नहीं और आपका नाम उस रिपोर्ट में है, तो फिर भी आप क्या होगे, एक गिल्टी जो है वो पाए जाओगे। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। Although a failure to report is less likely to be construed as a violation than a failure to dissociate from the unethical conduct. रिपोर्ट ना करो, वो फिर भी एक बार वायलेशन नहीं है, इट इज रिकमेंडेड बट नॉट शुड वाली कैटेगरी में नहीं है, ठीक है। पर अगर आपने डिसोसिएट नहीं करा उस एक्टिविटी से, तो फिर आप क्या कराओगे, अनएथिकल कंडक्ट में आप पाए जाओगे एंड इट इज लाइक अ वायलेशन ओनली, ठीक है। एंड वी शुड कंसल्ट द लीगल एंड द कंप्लायंस एडवाइजर फॉर गाइडेंस। अगर हमें कोई गाइडेंस की जरूरत पड़ रही, तो हम हमारे लीगल कंप्लायंस से एक बार हेल्प जो है वो ले सकते हैं। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मुझे ये लगता है एग्जिबिट 1, इन्होंने अच्छा खासा दे रखा है, इसको इधर कर देता हूँ, बेटर रहेगा। यस, global application of code and standards. Members and candidates who practice in multiple jurisdictions may be subject to various securities laws and regulations. If applicable law is stricter than the requirements of the code and standards, members and candidates must adhere to the applicable law. Otherwise, they must adhere to the code and standards. तो देखो, हम जो मोर स्ट्रिक्टर लॉ की बात कर रहे थे वो इसमें आ जाएगी। अब हो सकता है कि ये एक इंसान है, वो 3 डिफरेंट इकोनॉमी में, 3 डिफरेंट कंट्री में कोई काम कर रहा हो, तो देखो इसने क्या कर रखा है, एक एनएस दे रखा है, एक एलएस दे रखा है और एक एमएस दे रखा है। कंट्री के नाम है सिंपल, एन एल और एम, ठीक है, ठीक है, एन एल एम जो है कंट्री के नाम है। एनएस में क्या होते हैं, कोई भी सिक्योरिटीज, देयर इज नो सिक्योरिटीज लॉज एंड रेगुलेशन, तो एन में कोई भी सिक्योरिटी लॉ एंड रेगुलेशन नहीं है। एलएस में क्या है, country with less strict securities laws and regulation than the code and standards. So code and standards से less strict है। और एमएस में क्या है, सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट ही है। सबसे पहले में नो मतलब कुछ भी लॉज एंड रेगुलेशन नहीं है, फिर लेस स्ट्रिक्ट है देन द कोड एंड स्टैंडर्ड, और तीसरे वाले में क्या है, मोर स्ट्रिक्ट है देन द कोड एंड स्टैंडर्ड। क्योंकि ना ये यहाँ नीचे तक है पूरा, तो मैं यहाँ पे ना सिर्फ एनएस एलएस और एमएस लिख दूंगा, ताकि आपको बार बार ना ये वाला पढ़ना ना पड़े, ठीक है। तो मैंने ये सब चीज लिख रखी है। अब देखो,
अब यहाँ पर हम देखेंगे, एक्सप्लेनेशन की तो कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट समझ जाओगे। मेंबर रहता है कहाँ पर, एनएस में, ठीक है। डज बिजनेस इन द एलएस, यहाँ पर वो क्या कर रहा है, बिजनेस कर रहा है। और कौन सा लॉ एप्लीकेबल हो रहा है, एलएस जो लॉ है वो एप्लीकेबल हो रहा है। अब देखो, यहाँ पर तो कोई रूल्स एंड रेगुलेशन है नहीं, तो ये फॉलो नहीं कर रहेगा। इसके मुकाबले एलएस फॉलो कर सकता है, पर ये क्या है, लेस स्ट्रिक्ट है देन द कोड एंड स्टैंडर्ड। तो हम फॉलो क्या करेंगे, कोड एंड स्टैंडर्ड जो है उसको फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे देखो, ड्यूटीज में क्या लिखा है, मस्ट अडहेयर टू द कोड एंड स्टैंडर्ड। मेंबर जो है रिसाइड करता है कहाँ पर, एनएस में। बिजनेस कहाँ करता है, एमएस में। और एमएस के ही लॉ जो है अप्लाई होते हैं, तो सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट यही है, तो एमएस का जो लॉ है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। मेंबर रिसाइड कहाँ करता है, एलएस में, इधर बीच वाले में। बिजनेस कहाँ करता है, एनएस में। और एलएस के जो लॉ है वो एप्लीकेबल होता है, पर एलएस के लॉ तो लेस स्ट्रिक्ट है। कोड एंड स्टैंडर्ड्स से तो हम फॉलो किसको करेंगे, कोड एंड स्टैंडर्ड्स को जो है फॉलो करेंगे। ओके, एक सेकंड, इसमें तो मुझे आपको शो करना ही पड़ेगा, ठीक है। आई होप इट इज बेटर नाउ। मेंबर रिसाइड कहाँ करता है, एलएस में रिसाइड करता है। बिजनेस कहाँ करता है, एमएस में करता है। और एमएस के लॉ ही जो है एप्लीकेबल है, और एमएस के लॉ स्ट्रिक्ट है कोड एंड स्टैंडर्ड से, तो हम क्या करेंगे, एमएस को फॉलो करेंगे। किसी को अभी भी डाउट आ रहा है ना, तो एक बार जस्ट बैक करके ना, ये वाला जो चीज है, ये वाला एक बार सारी चीजें देख लो ना, मैं बार बार वहां पर नहीं आने वाला हूँ। मेंबर कहाँ रिसाइड करता है, एलएस में रिसाइड करता है। बिजनेस कहाँ करता है, एनएस में करता है। और लॉ किसके एप्लीकेबल हो रहे हैं, एलएस के एप्लीकेबल हो रहे हैं। बट इट स्टेट्स दैट द लॉ ऑफ लोकेलिटी, मतलब एलएस के लॉ, वेयर बिजनेस इज कंडक्टेड गवर्न, मतलब एलएस के लॉ ही फॉलो हो रहे हैं, पर एलएस के लॉ क्या है, लेस स्ट्रिक्ट है देन द कोड एंड स्टैंडर्ड्स। तो हम किसको फॉलो करेंगे, कोड एंड स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेंगे। आई होप इट इज गेटिंग क्लियर, एग्जांपल बाय एग्जांपल। अब मेंबर रिसाइड कहाँ करता है, एलएस में करता है। बिजनेस कहाँ करता है, एमएस में करता है। पर लॉ किसका एप्लीकेबल है, एलएस का एप्लीकेबल है। बट इट स्टेट्स दैट द लॉ ऑफ लोकेलिटी वेयर द बिजनेस इज कंडक्टेड गवर्नेंस। तो अब बिजनेस कहाँ करता था, बिजनेस करता था एमएस में। एमएस के लॉ कुल मिला के एप्लीकेबल होंगे। एमएस के लॉ स्ट्रिक्ट है देन द कोड स्टैंडर्ड्स, तो यहाँ पर कुल मिला के क्या होगा, एमएस के लॉ जो है फॉलो होंगे, ठीक है। आई होप सारे एग्जांपल क्लियर होते जा रहे हैं। मेंबर रिसाइड करता है एमएस में, बिजनेस करता है एलएस में। एप्लीकेबल लॉ कौन सा, एमएस स्ट्रिक्ट है, डायरेक्ट एमएस आंसर हो जाएगा, ठीक है। एमएस रिसाइड कहाँ करता है, मेंबर रिसाइड का करता है, एमएस में रिसाइड करता है। बिजनेस कहाँ करता है, एलएस में करता है। एमएस के लॉ ही एप्लीकेबल हो रहे हैं, बट इट स्टेट्स दैट द लॉ ऑफ लोकेलिटी वेयर बिजनेस इज कंडक्टेड गवर्नेंस। बिजनेस कहाँ कर रहा था, बिजनेस कर रहा था एलएस में, यहाँ पर एलएस में क्या हो रहा है, हमारा लेस स्ट्रिक्ट है देन द कोड एंड स्टैंडर्ड। तो हम किसको फॉलो करेंगे, कोड एंड स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेंगे। बहुत ही इजी है, अच्छे सारे एग्जांपल्स जो है, इन्होंने बहुत ही सारे सारे एग्जांपल्स जो है वो दे रखे हैं। इसको एक बार आप अच्छे से पढ़ लोगे ना, सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएगी। दो एग्जांपल बचे। एमएस में रहता है, एलएस में काम करता है विद अ क्लाइंट हु इज अ सिटीजन ऑफ एलएस कंट्री। MS law applies, but it states that the law of client's home country, इसकी होम कंट्री कौन सी, MSC है, नहीं, क्लाइंट की होम कंट्री, ओके। क्लाइंट कहाँ का रहने वाला है, एलएस, ठीक है। तो ये चीज फॉलो होगी बीच में एलएस वाली, पर एलएस जो है वो लेस स्ट्रिक्ट है कोड एंड स्टैंडर्ड से, तो हम फॉलो क्या करेंगे, कोड एंड स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे। मेंबर रहता है एमएस में है, धंधा करता एलएस में है विद द क्लाइंट हु इज अ सिटीजन ऑफ एमएस कंट्री, ठीक है। एमएस लॉ अप्लाइज, ठीक है, बट इट स्टेट्स दैट द लॉ ऑफ द क्लाइंट्स होम, क्लाइंट का होम, क्लाइंट हु इज अ सिटीजन ऑफ एमएस कंट्री। तो एमएस स्ट्रिक्ट है सबसे ज्यादा, तो हम क्या करेंगे, एमएस को फॉलो करेंगे। आई होप सारे एग्जांपल जो है, बहुत ही प्यारे एग्जांपल है इसके अंदर, सारे एग्जांपल जो है आपको क्लियर हुए होंगे। अब मैं वापिस इसको क्या करता हूँ, बेटर है, दिख रहा है आई गेस, यस, ठीक है। अब बताते हैं हमारा रिकमेंडेड प्रोसीजर्स, मेंबर्स एंड कैंडिडेट्स। उसमें ज्यादा कुछ खास है नहीं। वी शुड स्टे इन्फॉर्म, वी शुड रिव्यू द प्रोसीजर्स एंड मेंटेन द करंट फाइल्स, ठीक है। तो मैं करंट फाइल्स मेंटेन करनी है, प्रोसीजर को रिव्यू करता रहना बार बार, एंड हमें इन्फॉर्म रहना है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन एरिया लॉज में क्या होगा, लीगल काउंसिल देख लेते हैं। व्हेन इन डाउट अबाउट द एप्रोप्रिएट एक्शन टू अंडरटेक इट, इट इज रिकमेंडेड दैट अ मेंबर
or a candidate seek the advice of the compliance personnel or the legal counsel concerning the legal requirements. ठीक है, और मतलब कुछ भी अगर हमें डाउट हो रहा है, कौन सा एक्शन लेना है, अप्रोप्रिएट एक्शन क्या लेना है, डाउट हो रहा है, हमें क्या करना है, डायरेक्ट एडवाइस लेनी है फ्रॉम द कंप्लायंस के पर्सनल के साथ या फिर लीगल काउंसिल के साथ। डिसोशिएट हो जाना है हमारा, मेंबर्स एंड कैंडिडेट्स शुड डॉक्यूमेंट द वायलेशन एंड अर्ज देयर फॉर्म्स टू अटेम्प्ट टू परसुएट द परपेट्रेटर टू सीज सच कंडक्ट। तो उसको बंद कर देना है कुल मिला के, जो भी ऐसा कुछ काम हो रहा है इलीगल। तो फॉर्म्स पर होते हैं, सो डेवलप एंड अडॉप्ट अ कोड ऑफ एथिक्स। ठीक है, तो हमें क्या करना है, कहीं भी जा रहे हैं तो हमें एनकरेज करना है किसको, सुपरवाइजर को एनकरेज करना है, मैनेजर को एनकरेज करना है कि आप क्या करो, कोड ऑफ एथिक्स को क्या कर लो, अडॉप्ट कर लो। अगर आप इसको अडॉप्ट कर लेते हो तो इससे क्या होगा, हमारे कुछ ना कुछ सॉल्यूशंस जो है वो आसानी से निकल जाएंगे। जब भी कोई डायलेमा होगा, व्हेन पीपल फेस डायलेमास एंड दिस कैन प्रिवेंट द नीड फॉर द एम्प्लॉइज टू रिजॉर्ट फॉर द रिजल्ट ग्रोइंग सॉल्यूशन। ठीक है, तो मतलब कुल मिला के ये बोल रहा है कि हमें क्या करना है, अगर किसी फर्म में कोड ऑफ एथिक्स ना हो तो हम उनको बोलेंगे कि आपके सुपरवाइजर या फिर मैनेजर जो भी होंगे, उनको क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि आप अडॉप्ट कर लो कोड ऑफ एथिक्स को, जिससे हमारे कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकलने लग जाएंगे। और व्हेन पीपल फेस एथिकल डायलेमास, दिस कैन प्रिवेंट द नीड फॉर द एम्प्लॉइज टू रिजॉर्ट टू अ विसल ब्लोइंग। ठीक है, प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ऑन द एप्लीकेबल लॉज। ठीक है, जो भी इन्फॉर्मेशन लगती है, जो भी लॉज जो है एप्लीकेबल हो रहे हैं, उस पर इन्फॉर्मेशन देनी है। एस्टैब्लिश द प्रोसीजर फॉर रिपोर्टिंग द वायलेशंस। ठीक है, सच इतना इंपॉर्टेंट नहीं दिख रहा है यहाँ पे। अब एग्जांपल जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे हमारे लिए। स्टैंडर्ड वन है एप्लीकेशन ऑफ द स्टैंडर्ड। एग्जांपल वन दे रखा है। अब देखो, मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, ये जैसे माइकल एलन है, बहुत ही अटपटा नाम एग्जाम्पल में या फिर एग्जाम में हो सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, इसका एलन पढ़ूंगा या फिर इसको भी ए पढ़ूंगा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा। अब देखो, अगली बार जब भी इसको एड्रेस करेगा ना कोई भी क्वेश्चन, तो माइकल एलन पूरा नहीं लिखेगा, वो क्या करेगा, एलन को ही बार बार रिपीट करेगा, यहाँ एलन लिखा है, एलन लिखा है, एलन लिखा है वापस। तो वो माइकल एलन नहीं पढ़ने बोलने वाला। तो आप माइकल माइकल भी याद रखोगे तो कोई मतलब नहीं है, आपको क्या करना है, एलन याद रखो या फिर एलन का भी पहला पहला वर्ड, पहला लेटर ए। ठीक है, तो ए वर्क्स फॉर अ ब्रोकरेज फर्म एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अंडरराइटिंग ऑफ सिक्योरिटीज। ठीक है, a company official gives Allen information indicating that the financial statements Allen filed with the regulator overstate the issuer's earning, overstate कर रहे हैं। So he seeks the advice of the brokerage firm general counsel who states it that it would be difficult for the regulator to prove that Allen have been involved in any wrongdoing. तो इस पे हमें क्या करना है, कमेंट देना है। Although it is recommended that the members and the candidates seek the advice of the legal counsel, the reliance on such advice does not absolve a member or a candidate from the requirement to comply with the लॉ और रेगुलेशन। कुल मिला के फॉलो तो फिर भी लॉ और रेगुलेशन, लॉ और रेगुलेशन जो है वो करना ही पड़ेगा। तो एलन को क्या करना पड़ेगा, ही शुड रिपोर्ट द सिचुएशन टू हिज सुपरवाइजर। उसको लीगल ओपिनियन जो है वो लगेगी एंड डिटरमाइन वेदर द रेगुलेटर शुड बी नोटिफाइड टू द एरर और नॉट। ठीक है, तो उसके हिसाब से फिर वो डिसीजन लेगा, मतलब लीगल ओपिनियन जो भी बताएगा उसके हिसाब से। एग्जाम्पल 2 दे रखा है, डिसोशिएट फ्रॉम अ वायलेशन। तो बी एम्प्लॉयर एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म is a principal underwriter for an issue of the convertible debentures by the company. B discovered that this company has concealed severe third quarter losses in the foreign operations and the preliminary prospectus have already been distributed. अब देखो, इसमें बहुत सारे लॉसेस हो गए हैं और थर्ड क्वार्टर में बहुत सारे लॉसेस जो है वो हो गए, तो जो हमारा प्रोस्पेक्टस था पुराना, उसमें तो ये चीज जो है वो दिखी नहीं होगी। तो इट इज काइंड ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और ये जानना जो है वो बहुत जरूरी है किसी भी पर्सन के लिए। ठीक है, सो कमेंट करना है, नोइंग दैट द प्रिलिमिनरी प्रोस्पेक्टस इज मिसलीडिंग। तो कहीं ना कहीं मिसलीडिंग है क्योंकि लॉसेस नहीं दिखा रहे आप। So B should report his findings to the appropriate supervisory persons in his firm. If the matter is not remedied and B's employer does not dissociate from the underwriting, Brown should sever all his connections, मतलब cut off सारी जो चीजें, डिसोशिएट हो जाना या कट ऑफ हो जाना विथ हिज अंडरराइटिंग। उसका कुल मिलाकर इसका नाम नहीं आना चाहिए उस प्रोस्पेक्टस के अंदर। एंड ही शुड आल्सो सीक द लीगल एडवाइस टू डिटरमाइन वेदर द एडिशनल रिपोर्टिंग और अदर एक्शन शुड बी टेकन। ठीक है, आई होप दिस इज आल्सो क्लियर। एग्जांपल से सीधे जो है बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगी। सो
बनी रही है, ठीक है। एग्जाम्पल 3 क्या है, डब्ल्यू फर्म advertises its past performance record by showing the 10-year return of a composite of a client account, ठीक है। W discovers, however, that the composite omits the performance of accounts that have left the firm during the 10-year period. ये तो गलत हो गया. Whereas the description of the composite indicates the inclusion of all the firm accounts. ये तो पक्की बात गलत है. This omission has led to inflated performance figure. अब यार आप खराब परफॉर्मेंस जो है इसको आप छुपा दोगे तो आपके अच्छे परफॉर्मेंस दिखेंगे और उससे क्या होगा, एवरेज जो है आपका अच्छा दिख जाएगा, ठीक है। W is asked to use the promotional material that includes the erroneous performance number when soliciting business for the firm. So ये तो कहीं ना कहीं एक तरह से misrepresentation हो रहा है परफॉर्मेंस का. So it is a violation. Although she did not calculate the performance herself, but W would be assisting in violating the standard 1A क्योंकि उसे उसकी knowledge थी and she should dissociate herself from this activity. क्योंकि अगर फिर भी कर रही होती है इसको फॉलो, अगर यही चीज जो है वो डाल देती प्रमोशन के लिए तो एक तरह से इंफ्लेटेड नंबर शो हो जाते, तो एक मिसरिप्रेजेंटेशन तो हो ही रहा था, पर कहीं ना कहीं वो गलत है तो उसके अंदर वो साथ दे रही है, तो वो भी इसके अंदर क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड 1A के मुताबिक यहाँ पर उसका वॉल्यूशन. सो व्हाट शी शुड डू इज शी शुड डिसोशिएट हरसेल्फ फ्रॉम द एक्टिविटी एंड she can bring the situation to the attention of her supervisor or the compliance department at her firm, and she must refrain from using the misleading or the promotional materials and should notify the firm of her reasons. If the firm insists that she should use the materials, उसको कहीं ना कहीं क्या करने की नौकरी जो है वो छोड़नी पड़ेगी and she should seek the other employment. I hope this example is also clear. Example 4 is C is an investment analyst for a major Wall Street brokerage firm. He works in a developing country, ठीक है, with a rapidly modernizing economy and a growing capital market. लोकल सिक्योरिटीज जो है, जो लोकल सिक्योरिटीज लॉ जो है बहुत ही कम है इन फॉर्म एंड कंटेंट एंड इंक्लूड नो प्यूरिटिव प्रोहिबिशंस अगेंस्ट द इनसाइडर ट्रेडिंग, जो एग्जांपल पहले लिया था. इसमें क्या करना पड़ेगा हमें, बारिश, इसमें क्या करना पड़ेगा हमें, कोड इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि हमारा कोड इन स्टैंडर्ड्स तो क्या बोलता है, ज्यादा स्ट्रिक्ट है एंड ये हमारे इनसाइडर ट्रेडिंग को मना भी करता है, वो मतलब एक तरह से वॉल्यूशन हो जाएगा. So C must abide by the requirements of the coded standards, which might be more strict than the rules of the developing country. ठीक है, तो मिला के यही है important. Example 5 is following the highest requirements. J works for a multinational investment advisor based in the US. He lives and works as a registered investment advisor in the tiny but wealthy island known as Karamba. Karamba securities laws state that no investment advisor registered and working in that country can participate in the IPOs for the advisor's personal account. J, believing that a US citizen working for a US based company, she should comply only with the US law, has ignored the Colombian law. In addition, they believe that a charter holder, as long as she adheres to the code and standards requirement that she disclose her participation in any IPO to her employer and the clients when such ownership creates a conflict of interest, she is meeting the highest ethical requirements. तो ये कहीं ना कहीं पक्की तरह से क्या हो रहा है, वायलेशन हो रहा है. आप वहां उसके क्लाइंट्स की आप देखिए ना, हो सकता है वो कुछ शरिया लॉ फॉलो कर रहा है या फिर कुछ भी जो लॉ है वहां पर आपको मना कर रखा है, रेस्ट्रिक्ट कर रखा है कि आपको आईपीओ में पार्टिसिपेट नहीं करना है, फिर भी आप कर रहे हैं क्योंकि आप सोच रहे हैं कि मैं एक यूएस सिटीजन हूं और मैं अपनी यूएस बेस्ड कंपनी में काम कर रहा हूँ, तो ये गलत है. आपके क्लाइंट्स के लिए आप वर्क कर रहे हैं तो आपको क्या होना चाहिए, आपको नॉलेज होनी चाहिए ऑफ देयर्स लॉ ओनली. वहां पर अलाउ नहीं है तो आप मतलब आईपीओ पार्टिसिपेट नहीं कर सकते. और क्योंकि स्ट्रिक्ट लॉ यहाँ पर ज्यादा है, ये लोकल वाला करम्बियन वाला, तो जे इज इन वायलेशन ऑफ द स्टैंडर्ड 1A is prevented, ठीक है, securities, ठीक है, because of the law of the country where she is working is stricter than the code standard, she must follow the stricter requirements. Example 6, laws and regulations based on the religious tenets, ठीक है. J is employed as a fixed income portfolio manager for a large international firm. She is on a team with her firm that is responsible for creating and managing a fixed income hedge fund to be sold throughout the firm's distribution centers to the HNI clients. Her firms receive expression of interest
from potential clients from the Middle East who are seeking investment to uh, that comply with the Islamic law. ठीक है, तो बहुत सारे जो है इंटरेस्ट जो है जागा है फ्रॉम द मिडिल ईस्ट, पर उनको क्या करना फॉलो करना रहता है, इस्लामिक लॉ जो है वो फॉलो करना पड़ता है. The marketing and the promotional material for the fixed income hedge fund do not specify whether or not the fund is suitable investment for an investor seeking compliance in the Islamic law. तो ये तो बता ही नहीं रहे, तो कहीं ना कहीं अभी तक पे गलत लग रहा है क्योंकि बताना पड़ेगा. Because the fund is being distributed globally, Jay is concerned about the reputation of the firm, and the firm believes that the disclosure of whether or not the fund complies with Islamic law could help minimize potential mistakes while placing the investments. So, as the financial market continues to become globalized, members and candidates will need to be aware of the differences between the cultural and the religious laws and requirements, as well as the differential government laws and regulations. So, Jay and the firm could be proactive in their efforts to acknowledge areas where the new fund may not be suitable for the clients. तो ये हो सकता है कि वहां पे suitable नहीं था, तो आपको क्या करना है, तो मेंशन करना है कि this is not suitable for this particular country या फिर गवर्नमेंट लॉज या फिर these religious laws. आपको पूरा आपको क्या करना पड़ेगा, मेंशन जो है वो करना पड़ेगा. Example 7, reporting potential unethical actions. B is a junior portfolio manager for an HNI at a large global investment manager. She observed a number of new portfolios and the relationships coming from a country in Europe where the firm did not have the previous business and is told that a broker in that country is responsible for the new business. उसका वहां पर पुराना बिजनेस नहीं था, पर एक ब्रोकर को क्या कर रखा है, रिस्पॉन्सिबल कर रखा है फॉर दिस न्यू बिजनेस. ठीक है. एट अ मीटिंग ऑन allocation of the research resources to a third party research firms, Bloom notes that this broker has been added to the list and is allocated payment for research. However, she knows that the portfolio do not invest in securities in the broker's country, and she has not seen any research come from this broker. B asks the supervisor about the name being on the list and is told someone in marketing is receiving the research and that name is being on the list is okay. She believes that what may be going on is that the broker is being paid for new business through the inappropriate research payment, and she wishes to dissociate from the misconduct. तो इसमें क्या करेंगे, B should follow the firm's policies and procedures for reporting the unethical behavior. आपको लग रहा है कि this is unethical, आपको रिपोर्ट करना चाहिए. किसको रिपोर्ट करना चाहिए, आपके सुपरवाइजर को रिपोर्ट करिए. फिर भी वो नहीं करते तो आपको क्या करना है, डिसोशिएट करना पड़ेगा. तो क्या लिखा है इसके अंदर, फॉर रिपोर्टिंग अनएथिकल एक्टिविटी विच में इंक्लूड डिस्कशंस विद हर सुपरवाइजर और समवन इन अ डेसिग्नेटेड कंप्लायंस डिपार्टमेंट, शी शुड कम्युनिकेट हर कंसर्न्स एप्रोप्रिएटली व्हाइल एडवोकेटिंग फॉर डिस्क्लोजर्स बिटवीन द न्यू ब्रोकर रिलेशनशिप एंड द रिसर्च पेपर्स. ठीक है. एग्जाम्पल 8 मोस्ट प्रोबेबली आज का लास्ट होगा क्योंकि अराउंड 32 पेजेस हमने कर लिया है. रोज का 30 पेजेस का टारगेट रखते हैं. ठीक है, क्योंकि ये वाला जो लॉ है, स्टैंडर्ड जो है, ये थोड़ा कहीं ना कहीं बड़ा है. ठीक है, तो आई होप यहाँ पर एंड करेंगे. सो एक 40 मिनट के आसपास कुछ शायद वीडियो रिकॉर्ड होगी, तो इट वुड बी पॉसिबल फॉर यू टू वॉच इवन मोर एफिशिएंटली, राइट. सो एग्जांपल 8 is failure to maintain the knowledge of the law. W is excited to use the new technology to communicate with the clients and potential clients. She recently began posting on the investment information, including performance reports and the investment opinions and recommendations to her Facebook page. In addition, she sends out brief announcement, opinions, and thoughts via her X account. For example, prospects for future growth of XYZ company looks good. ठीक है, hashtag making money for you. Prior to W's use of these social media platforms, the local regulator had issued new requirement also and guidance governing online electronic communication. W's communication appear to be conflict with the recent regulatory announcement. तो ये तो वायलेशन हो गया. अब ये नहीं बोल सकते कि मेरे को नहीं पता था, भले आपका रिसेंट हुआ है, फिर भी आपको नॉलेज होनी चाहिए. ठीक है. W is in the violation of the standard 1A, that is knowledge of the law, because her communication do not comply with the existing guidance and regulation governing the use of the social media. W must be aware of evolving legal requirements pertaining to the new and the dynamic areas of the financial service industry that are applicable to law, that are applicable to her. Okay? She should seek guidance from the appropriate, knowledgeable, and the reliable sources, such as the firm's compliance department. So,
अगर पोस्ट कर दी है तो उससे पहले क्या कर सकते हैं, कंप्लायंस डिपार्टमेंट से बात पूछ लो, कुछ चेंजेस तो नहीं है लॉ में ऐसा कुछ, ठीक है? अनलेस शी diligently follows legal and the regulatory trends affecting her प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सो आई होप ये सारे एग्जांपल्स जो है क्लियर हो जाएंगे एंड हो गए होंगे, आई एम होपिंग इट्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा किमची था, राइट? नॉलेज ऑफ द लॉ के बाद आता है हमारा आई, विच इज इंडिपेंडेंस एंड ऑब्जेक्टिविटी, जिसको हम कवर करने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, इस बड़ी ये जो थोड़ी ज्यादा बड़ी वीडियो जो है वो बन जाएगी, तो आई डोंट वांट दिस। हमने अप्रोक्सीमेटली यहाँ देख सकते हैं आप 32 पेजेस जो है वो कवर कर लिया, और वो उसका 30-30 पेजेस का टारगेट रखेंगे कि मतलब मैं जो पार्ट बनाऊंगा उसके अंदर 30-30 पेजेस कवर करने की कोशिश करूंगा। एंड आई होप सारी चीजें एक बार क्लियर हो गई होगी। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट्स है तो आप क्या कर सकते हैं, मुझे कमेंट पे पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे लिंक्डइन पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।